अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आप देख रहे हैं मेरे सवाल। नाज़रीन, आजकल मुल्क की सियासत की सूरत हाल घड़ी में तोरा और घड़ी में माशा वाली है। मेरे कप्तान की बुरी घड़ी तो चल ही रही है, क्योंकि मेरे कप्तान अपने पूरे सियासी करियर में कभी भी इतनी दिफाई पोजीशन पर नहीं आए जितने वो आजकल हैं। सारा मामला ही अच्छी और बुरी घड़ी का होता है। इक़्तिदार की अच्छी घड़ी में मेरे कप्तान ने जो घड़ी बेची थी वो अब बुरी घड़ी बनकर उनके सामने आन खड़ी हुई है। मेरे कप्तान जो अमेरिका के सामने खड़े हो गए थे, अब एक घड़ी ने उन्हें परेशान कर दिया है। 2 दहाइयों से करप्शन के खिलाफ सारा बयानिया उल्टा पड़ गया है। अखलाकियात के वो भाषण जो मेरे कप्तान का ट्रेडमार्क बन चुके हैं, सब बेअसर होते नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, अगर मेरे कप्तान 1 घंटा खिताब करें तो एक अंदाजे के मुताबिक इसमें से सिर्फ 1 मिनट की खबर होती है, 29 मिनट सियासी मुखालिफिन और इदारों पर इल्ज़ाम तराशी होती है और बाकी के 30 मिनट मेरे कप्तान कौम को अखलाकियात पर एक लेक्चर देते हैं। मेरे कप्तान की आज की तकरीर में भी इसके अलावा कोई नई बात ना थी कि कल वो रावलपिंडी पहुंचने की तारीख बताएंगे। बाकी सारी गुफ्तगू इल्ज़ाम तराशियों और धमकियों के अलावा अखलाकी भाषण पर मुश्तमिल थी। हुकूमत से हटने के बाद मेरे कप्तान ने 60 से ज्यादा जलसों से खिताब किया। इन सब तकरीरों में भी उन्होंने खुलफाए राशिदीन से लेकर तरक्की याफ्ता ममालिक के करप्शन फ्री और आला अखलाकियात पर मबनी निज़ाम की मिसालें दी। यह सिलसिला नया नहीं, बल्कि जब से मेरे कप्तान ने सियासत के कूचे में कदम रखा है तब से हमें बता रहे हैं कि मुल्क के सरबराह का सादिक और अमीन होना कितना जरूरी है और उसका दामन इल्जामात से पाक होना किस हद तक जरूरी है। हुकूमत में आने से पहले और हुकूमत जाने के बाद मेरे कप्तान का उसूली मौक़िफ़ यही रहा है कि अगर किसी हुक्मरान पर इल्ज़ाम लगे तो उसे ओहदे से अलग हो जाना चाहिए, ताकि उसका ओहदा शफाफ तहकीकात में रुकावट ना बन सके। लेकिन हैरत की बात यह है कि इक़्तिदार के 3.5 बरस मेरे कप्तान को यह असूल याद ही ना आया। जब भी उन पर कोई इल्ज़ाम लगा, उन्होंने इस्तीफ़ा देकर तहकीकात कराने के बजाय उसे सुनना अनसुना कर दिया। इक़्तिदार से अलहदगी ने गालिबन मेरे कप्तान की याददाश्त ठीक कर दी है, जो उन्हें यह असूल फिर याद आ गया है। नाज़रीन, मेरे कप्तान ये भी बताते थे कि नैब एक आज़ाद और खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि नैब तो उनके कंट्रोल में ही ना थी और सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल की जाती थी। अगर मेरे कप्तान के इस यूटर्न को सच मान लिया जाए कि नैब सियासी हथकंडों के लिए इस्तेमाल होती थी, तो इसका सीधा साधा मतलब यही है कि हमारे मुल्क में एहतसाब का सारा अमल ही एक भोंडे मजाक के सिवा कुछ ना था। और इस मजाक में मेरे कप्तान भी बराबर के शरीक हैं, जो वोट ही एहतसाब के नाम पर लेकर आए थे। 3.5 साल तक मेरे कप्तान कुर्सी को इंजॉय करते रहे, लेकिन ना कभी चुप का रोजा तोड़ा, ना कभी अपनी बेबसी का इजहार किया। मेरे कप्तान, अगर एहतसाब नहीं हुआ और नैब सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ तो इसमें कसूरवार भी आप हैं। तू इधर उधर की बात ना कर, यह बता के काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। नाज़रीन, मीडिया और सोशल मीडिया तो घड़ी घड़ी कर रहे हैं, लेकिन मेरे कप्तान इस पर बात करने को भी तैयार नहीं। कल के खिताब में तो मेरे कप्तान ने एक आधा मिनट घड़ी का तस्करा कर लिया, लेकिन आज इस घड़ी के बारे में एक लफ्ज बोलना भी मुनासिब ना समझा। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि कौन सी घड़ी। इससे पहले जिस तरह मेरे कप्तान के खिलाड़ी मेजर रिटायर्ड खुरब रोकड़ी और उमर फारूक जहूर को पहचानने से इनकार कर चुके हैं, हो सकता है मेरे कप्तान घड़ी के खरीदार को ही नहीं, घड़ी को भी पहचानने से इनकार कर देते। नाज़रीन, आज के खिताब में मेरे कप्तान ने खुशखबरी सुनाई है कि वो कल बताएंगे कि घड़ी सी चाल से टिक टिक चलने वाला हकीकी आज़ादी मार्च रावलपिंडी कब पहुंचेगा। फिलहाल तो इस लॉन्ग मार्च के बारे में यही कहा जा सकता है कि खाया गिलास तोड़ा 12 ने। लेकिन मेरे कप्तान ये बात याद रखें कि जब ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ था तो आपकी इखलाकी पोजीशन और थी, लेकिन अब आपकी इखलाकी पोजीशन पर मेरे 8 सवाल हैं। सवाल नंबर 1, पैनामा केस के दौरान मेरे कप्तान कई साल तक मियां नवाज शरीफ और उनके खानदान से रसीदें मांगते रहे। आज आपका रसीदें दिखाने का वक्त है। ऐ मेरे कप्तान, आप कब रसीदें दिखाएंगे? सवाल नंबर 2, मेरे कप्तान, आप तोशाखाना का कानून बदलने का क्रेडिट लेते रहे हैं कि आपने अदायगी को 20% से 50% कर दिया। यह कानून बदलने के बाद भी आपने तोहफे घर ले जाने के लिए 20% अदायगी क्यों की? सवाल नंबर 3, मेरे कप्तान, आप खुलफाए राशिदीन की मिसाल देते नहीं थकते थे। खुलफाए राशिदीन के दौर में किसी ओहदेदार को मिलने वाले तहाइफ बैतुल माल में जमा हो जाया करते थे। आप बतौर वजीर आजम खुद को मिलने वाले तहाइफ सरकारी खजाने में जमा कराने के बजाय मामूली अदायगी करके घर क्यों ले गए? सवाल नंबर 4, मेरे कप्तान, अगर आपको सऊदी वली अहद का तोहफा ज्यादा ही पसंद आ गया था तो वो घर पे रख लेते। किसी तोहफे को बाजार में बेच देना कौन सी इखलाकियात की रूह से जायज है? सवाल नंबर 5, पाकिस्तान बनने से आज तक हमारा सबसे करीबी हलीफ सऊदी अरब रहा है। तोहफा बेचने की गैर अखलाकी हरकत पर सऊदी अरब के सख्त रद्द अमल और ताल्लुकात में आने वाली सदमोहरी के जिम्मेदार आप हैं।
ऐ मेरे कप्तान, क्या आप ये जिम्मेदारी कबूल करते हैं? सवाल नंबर 6, इस घड़ी स्कैंडल में सबसे ज्यादा नाम शहजाद अकबर और फरा गुज्जर का आ रहा है। आपने इस इशू पर बात नहीं करनी तो कम से कम इन दोनों किरदारों को पाकिस्तान बुलाकर हकायक अवाम के सामने रख दें, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐ मेरे कप्तान, क्या आप फरा गुज्जर और शहजाद अकबर को पाकिस्तान बुलाएंगे? सवाल नंबर 7, मेरे कप्तान, जहां दिफाई पोजीशन पर होते हैं तो अपने पुराने साथियों को ही पहचानने से इनकार कर देते हैं, और यही कप्तान जब खिलाड़ी भी ऐसा ही करते हैं, जिस तरह फवाद चौधरी ने खुरम रोकड़ी के बाद उमर फारूक को भी पहचानने से इनकार कर दिया। क्या यह मुमकिन है कि मेरे कप्तान कल को फैसल वाडा को ही पहचानने से इनकार कर दें? सवाल नंबर 8, मेरे कप्तान, इस 22 करोड़ अवाम में से आप वाहिद सर्टिफाइड सादिक और अमीन हैं। यह सर्टिफिकेट आप पर दूसरों से ज्यादा जिम्मेदारी डालता है। क्या यह बेहतर नहीं कि आप अपने साथियों को पहचानने से इनकार के बजाय हकायक सामने लेकर आए? इन तमाम सवालों के जवाब पेश करते हैं। अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मुस्लिम लीग नून से उनके सीनियर रहनुमा अताउल्लाह तारर साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और सीनियर तज्जियाकार अतर काजमी साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अतर काजमी साहब, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, सर, ये जो घड़ी की पूरी कहानी है, ये जो तोशा खाना का सारा मसला है, इसके ऊपर दो मुख्तलिफ स्टोरीज अब आके खड़ी हो चुकी हैं। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी ये कहती है जी घड़ी हमने इस्लामाबाद में बेची थी, और उसके बाद हमें नहीं पता है घड़ी कहाँ से कहाँ चली गई, लेकिन अब तक इसका कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अब तक सामने नहीं आ सका, और जो सबूत आए भी हैं वो फैक्ट्स के साथ मिल नहीं रहे। दूसरी जगह ये जो उमर फारूक है और मुस्लिम लीग नून जो है वो बार बार ये कहती है कि नहीं जनाब, घड़ी जो है वो दुबई में खरीदी गई, $2 मिलियन के अंदर खरीदी गई। इन चीजों में से सच को किस तरह ढूंढा जाएगा, किस तरह क्लियर किया जाएगा इस सारे मामले को? देखें, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है, जिस तरह आपने भी जिक्र किया, लेकिन जो उन्होंने जहाँ पे बेची है घड़ी उसकी रसीद तो वो कहते हैं, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन भी है, उसके ऊपर कैपिटल गेंस टैक्स भी है, और FBR के अंदर भी वो रिपोर्ट उन्होंने की हुई है। तो ये तो मामला यहाँ तक है। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि घड़ी किधर बेची, यहीं पे हमने देखा था और यहीं पे सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया था कि इस्लामाबाद में घड़ी बिकी, और जिस तरह आपने भी जिक्र किया, फिर हमें बताया गया कि जब घड़ी कोई बेचने गया तो सऊदी रॉयल फैमिली तक वो बात पहुँची, और सऊदी रॉयल फैमिली ने वो घड़ी वापस ख़रीद ली। अब ये जो शख्स हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि अप्रैल में उन्होंने गालिबन कोई घड़ी खरीदी थी उस बरस, अब उसके हवाले से आज ही अहमद नूरानी साहब की जो इदारा है उन्होंने स्टोरी दी है कि अप्रैल में तो फरा जो शहजादी या फरा गोगी साहिबा हैं वो वहाँ पे गई नहीं थी, और वो उन्होंने बड़े उसके साथ कोई फैक्ट्स वगैरह भी लगाए हैं। अब मसला ये है कि खान साहब के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसमें कोई चीज़ ऐसी है जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ है तो वो तो हुकूमत यहाँ पर मौजूद है। हमें उमर फारूक साहब के किसी बयान की वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत यहाँ पे उनके खिलाफ करे कानूनी कार्रवाई, इसलिए कि तोशा खाना के रेफरेंसेस पहले भी यहाँ पे दायर हो चुके हैं, और अगर उन्होंने उसकी कोई कीमत वगैरह कम लगवाई है, जिन अफसरान ने कीमत कम लगाई है वो अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो अभी तक तो कार्रवाई इनिशिएट हो जानी चाहिए थी। बाकी जो वो शख्सियत हैं जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है, ये जो कहानी सामने आई है मंसूर साहब, ये कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं है। ये एक ऐसा शख्स है जिसके ऊपर संगीन किस्म के फ्रॉड के इल्ज़ाम हैं, जो पाकिस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट करता रहा, और जिस मुल्क का वो शहरी है नॉर्वे का, वो नॉर्वे का मीडिया भी रिपोर्ट करता है, और अभी भी सब कुछ रिकॉर्ड पे है। तो वो शख्स एक दावा कर रहा है, अब हमने फैसला करना है कि उसके दावे में कितनी सदाकत है। तो दूसरा फिर वो ये भी कह रहा है कि जो मैंने ये चीज़ खरीदी है मैंने कैश पे खरीदी है, मेरे पास कोई रसीद नहीं है, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। तो रसीद और ट्रांजैक्शन अगर कहीं पे मिसिंग है तो वो उमर फारूक साहब से मिसिंग है। बाकी खान साहब की जो जमात है वो तो आपने उनका मौक़िफ़ सुना होगा, उन्होंने एक रसीद भी दी है, और बाकी वो बता रहे हैं कि कैपिटल गेंस टैक्स वगैरह भी दिया है। और ये भी बता दीजिए अतर साहब के आपको इमरान खान साहब का वर्जन जो है वो काबिल कबूल है? देखें, टू बी ऑनेस्ट मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो कोई भी नहीं है, लेकिन मेरी परसों खान साहब से मुलाकात हुई थी 1.5 घंटे, और वहाँ पे भी इस चीज़ के ऊपर बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि FBR के अंदर से आप चेक करवा लें, FBR में डिक्लेयर्ड है, ये हुकूमत जो है इस वक्त इक़्तिदार में है, इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। उसके ऊपर हमने कैपिटल गेंस टैक्स भी दिया। ये वो एक ऐसी चीज़ है जिसको हुकूमत 2 मिनट में गलत साबित कर सकती है, कि बता दे कि जनाब इसके ऊपर कोई कैपिटल गेंस टैक्स नहीं दिया गया उन्होंने जो घड़ी बेची थी, और ना ही उन्होंने FBR में डिक्लेयर की। तो ये तो हुकूमत फ़ौरन उसको जो है चैलेंज कर सकती है। तो वो तो कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ें की हैं, उन्होंने बताया था। बाकी अगर इस अदरवाइज है, ये रियलिटी नहीं है, तो फिर हुकूमत उसके ऊपर कोई दस्तावेजात सामने ले आएगी तो हम उसको भी मान लेंगे।
अताउल्लाह तारड़ साहब, आज मरियम औरंगजेब साहिबा ने पूरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस सारे मामले के ऊपर, बार-बार रसीदें मांगी। ये हकीकत है, अहमद नूरानी साहब की भी ये खबर सामने आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस टाइम की ये बात की जा रही है, ये बेसिकली अप्रैल 2019 की बात की जा रही है, और उनकी स्टोरी के मुताबिक फरा गुजर या फरा गोगी, मुझे अब सही तरह ये भी नहीं पता कि उनका एग्जैक्ट नाम बनता क्या है, कि वो उस वक्त अप्रैल 2019 के अंदर दुबई में नहीं थी। वो मुत्तहिदा अरब अमारात ज़रूर गई थी, लेकिन उनकी ट्रांजिट फ्लाइट थी और उसके बाद वो आगे अमेरिका निकल गई थी। तो इस वजह से उमर फारूक की स्टोरी के अंदर एक झोल नज़र आता है। और आप तो हुकूमत में, अगर ऐसी कोई बातें हैं तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ आप इसको डिनाई कर सकते हैं इस चीज़ को, तारड़ साहब? जी बहुत शुक्रिया जी। पहली बात तो ये है कि कतई नज़र इस बात से कि इसमें कितनी इलीगैलिटीज़ और कितनी बड़ी चोरी की गई है उसको आप साइड पे रख दें। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि खुलफाए राशिदीन की मिसालें देने वाले, रियासत मदीना के दावेदार, सऊदी वली अहद की तोहफे में दी हुई खाना काबा के डिज़ाइन वाली घड़ी को मार्केट में क्यों बेचेंगे? यानी हमें मिसालें सुनाते हैं कि जी वो खान साहब के कपड़े फटे होते हैं, वो कुत्ते की आंखों में आंसू आ गए देख के जब उसने देखा कि खान साहब के कपड़े फटे हुए हैं, उनके पास घर चलाने के पैसे नहीं होते, और यहाँ पे अरबों रुपए के स्कैंडल्स हैं। ये तो एक घड़ी है ना, इस पे भी मैं बात करता हूँ। कई विजिट्स ऐसे हैं कि जिनके ऊपर खान साहब ने घड़ी डिक्लेयर ही नहीं की हुई। कई विजिट ऐसे हैं कि फवाद चौधरी को तोहफा मिल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी को तोहफा मिल रहा है, वजीर आजम हेड ऑफ डेलीगेशन को तोहफा ही नहीं मिल रहा। या तो बाहर के ममालिक वालों ने कहा कि इतना गया गुजरा है कि इसको कुछ देंगे, ये बेच देगा, या फिर आपने वो डिक्लेयर नहीं किया हुआ। बहुत सारी चीजें छुपाई गई हैं, मगर फरा गोगी का दुबई में होने के सबूत मौजूद हैं। टिकट खरीदी गई अमेरिका की, दुबई में ट्रांजिट को एक्सटेंड किया गया, ये दुबई एयरपोर्ट से बाहर गई हैं, इन्होंने वहां पे 3-4 रोज क्याम किया है और उसके बाद ये अमेरिका रवाना हुई है। ये सारा डेटा कंपाइल हो चुका, मौजूद है। मगर मैं इस पे एक कानूनी पहलू भी है, सियासत वाला पहलू अपनी जगह पे। इमरान खान साहब का तोशा खाना का केस इलेक्शन कमीशन में चल रहा था, और अतर काजमी साहब माशाल्लाह बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं। खान साहब के वकील अली जफर से कई बार पूछा गया कि खुदा का वास्ता है वो अकाउंट बता दें जिसके अंदर पैसे जमा कराए गए हैं तोशे खाने के तहफ बेच के। उन्होंने कहा जी आप हमें पूछ नहीं सकते, आप मजाज अथॉरिटी नहीं है, आपका दायरा इख्तियार नहीं है, हमें सुप्रीम कोर्ट पूछे, आप क्यों पूछते हैं? जब ये बात तस्लीम कर ली गई और ये एडमिटेड फैक्ट है बिफोर ए कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन द इलेक्शन कमीशन कि जी हमने इस अकाउंट में पैसे, बैंक अल-फलाह के अकाउंट में पैसे जमा कराए थे, मगर हमने बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं देनी। इलेक्शन कमीशन का आप ऑर्डर पढ़ें। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से पहले एक खत लिखा स्टेट बैंक को। स्टेट बैंक से खान साहब के तमाम तर अकाउंट्स की तफसीलात तलब की गई। जब वो तफसीलात आई तो पता लगा कि जो तोशे खाने के तहफ बेच के पैसे मिले थे और दावा किया गया था कि ये अकाउंट में जमा कराए गए हैं, ना उनकी डेट्स आपस में मैच करती हैं और ना वो अमाउंट मैच करती है। ये कितनी अच्छी स्टोरी है कि इस्लामाबाद का एक वॉच सेलर था, वो दुकान बेच के बैरून मुल्क चला गया, उसने ये रसीद दे दी। आप अच्छा, और मजे की बात, आपने जिस दिन घड़ी बेची है उसी दिन तोशा खाना में आपने कैश जमा करा दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने घड़ी तोशा खाना में जमा नहीं कराई, आप मार्केट गए इधर F6 इस्लामाबाद में, आपने एक दुकान का दरवाजा खोला, अंदर जाके सऊदी वली अहद का तोहफा बेचा है और उससे जो कैश मिला आपने जाके सरकारी खजाने में जमा करा दिया है, और वो भी 2 करोड़ रुपया जमा कराया, जबकि 50% जमा कराना लाजमी था। अब मंसूर साहब ये इशू नहीं है, इशू इससे बड़ा है। इशू इससे बड़ा ये है कि बुशरा मानिका साहिबा जब घर पे बैठती थी और फरा गोगी साहिबा के जरिए पूरा एक रैकेट चलाती थी, खान साहब को अकेले चले एक्सप्लॉइट किया गया, खान साहब की अथॉरिटी को मिसयूज किया गया। बात उस माइंडसेट की है, उस क्रिमिनल माइंडसेट की है जिसके तहत पंजाब में पोस्टिंग ट्रांसफर के पैसे लिए जाते थे। बात उस क्रिमिनल माइंडसेट की है जिसके तहत फाइलों को पहिया लगाने के लिए मैं सिर्फ एक सवाल तारड़ साहब, ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ी देर पहले जो अभी डिस्कस हुआ है और ये फैक्ट फोकस ने जो दिया, ये बेसिकली ताहिर इमरान साहब की ये बेसिकली खबर है। आप इसके ऊपर ये कह रहे हैं कि नहीं, वो दुबई रुकी हैं और दुबई में उन्होंने 3 दिन स्टे किया है, ऐसा ही है? दिस इज व्हाट यू आर क्लेमिंग? जी ऐसा ही है, ऐसा ही है। और इसका प्रूफ है आपके पास? और मेरे पास इसके अलावा भी एक और खबर है। वो खबर ये है
कि ये प्राइवेट जेट भी इस सारे ट्रांजैक्शन में कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है, वो भी हम तहकीकात कर रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल लोग आते जाते थे। कई दफा ये होता था कि फराह खुद ट्रैवल करती थी कमर्शियल जेट पे, और यहां से प्राइवेट जेट पे उनके बाकी लोग ट्रैवल करते थे कहीं और वो प्राइवेट जेट बहुत देर इस्तेमाल में लाया गया है। मैं तो ये सारी चीजें और इसके सबूत भी सामने हम ले आएंगे। पॉइंट मेरा और है, ये बिल्कुल इस पर बात भी कर लेंगे, इसके सबूत भी सामने ले आएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि वो क्रिमिनल माइंडसेट है कि जो बनी गाला के उस घर में प्रेवलेंट था, जिसके तहत ये चीजें तलब की जाती थी, जिसके तहत पोस्टिंग ट्रांसफर की जाती थी, जिसके तहत खावर मानेका के अहकामात से इनकार पे वो डीपीओ गोंदल, आपको याद होगा, उसका तबादला किया गया था। 6 आईजी तब्दील किए गए थे, 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए गए थे। खावर मानेका का फोन ना उठाने की सजा पे मैं इसको डिस्कस करता हूं। नामी आदमी को कमिश्नर सर मैं इसको डिस्कस करता हूं। कादिर मंदुखेल साहब, एक एतराज पीटीआई की जानिब से आप दोनों जमातों के ऊपर लगाया जा रहा है, और वो ये है कि इस मौके के ऊपर आप लोगों को अपना तोशाखाना नजर नहीं आता। आप लोगों के पार्टी के रहनुमा जो हैं वो गाड़ियां ले गए, सब कुछ हो गया, वो नजर नहीं आता। पीटीआई ये कह रही है कि जी मुल्क इस वक्त डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका हुआ है, 70% से ज़्यादा इस बात का चांस हो चुका है कि मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ पहुंच गया है तकरीबन, और ऐसी सूरत हाल आज तक पहले नहीं हुई। आपकी इन्फ्लेशन रेट्स जो हैं वो भी इस वक्त 25% से ऊपर शो कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब का तोशाखाना जो है वो, या ये घड़ी का मामला जो है वो, आप लोग उसको इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिर्फ सियासी फ़वाइद के लिए। मुल्क के जो असल मसाइल हैं उस तरफ आप लोगों का फोकस नहीं है। मंसूर अली ख़ान साहब, आप बता दें अतर काज़मी साहब समेत कि इस वक्त जो पूरे जीटी रोड उन्होंने कई दिनों से ब्लॉक करके रखा है, और फिर इस्लामाबाद की मरी के जो आपने 20-25 लोगों को देखा था जो पूरा हाईवे ब्लॉक करते थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया है। आप मुझे बताओ, क्या वो मुल्क को दिवालिया की तरफ या मुल्क की इकॉनमी बिठाने के बराबर नहीं है? नंबर एक बात। दूसरी बात ये कि अता तारड़ साहब वकील है, आप दोनों भी कानून जानते हैं। कानून ये है कि जब एक शख्स की चोरी पकड़ी जाती है और वो अतकड़ी समेत अदालत में खड़ा हो, वो उस वक्त सवाल जब उससे करे आपने चोरी क्यों की है, तो वो ये नहीं कह सकते कि अता तारड़ मंदोखेल ने चोरी की है, पहले उसको पकड़ लो। कानून जो है ना, जो बंदा ग्रिप में आ जाए एट द स्पॉट, उसी की बात होती है। ये बात ये ट्विस्ट करने के लिए बात करें। दूसरा मेरे सवाल ये, अतर काज़मी साहब बता रहे कि मेरे 1.5 घंटे मुलाकात की खान साहब से, तो 1.5 घंटे में आपने उनसे ये नहीं पूछा कि भैया ये बताए कि अव्वल तो आप अखलाकियात की, रियासत मदीना की, और न जाने क्या क्या हमें आप दीन सिखाने के लिए आप डायलॉग बाजी करते थे। आप मुझे बताओ कि एक इतनी अजीम तर मुल्क के बादशाह ने आपको घड़ी, स्पेशल घड़ी दी है, और उस घड़ी को आपने बाज़ार में बेच दी है। आपने उनके खलूस और मोहब्बत को बाजार में बेच दी है, और फिर खुद आपने जलसे में तकरीर की है। कादिर साहब 1 मिनट इजाजत दीजिए, मैं यहाँ पे एक सवाल आपसे करना चाहूंगा। सर, इसके ऊपर आप इमरान खान साहब को बुरा भला तो कह सकते हैं, आए बहुत बुरा किया जी, बड़ा गलत कर दिया, ये ऐसी घड़ी नहीं बेचनी चाहिए थी, ये तो किया जा सकता है, लेकिन कानूनी पकड़ में तो नहीं आ सकते इस बात के ऊपर कि जी आपने वो घड़ी क्यों बेच दी। अच्छा, ये बात तो आप मान रहे हैं कि अखलाकियात से गिरी हुई हरकत हुई है, ये तो आप मान लें ना, तो फिर मैं आगे चलूँ कि एक शख्स एक मुल्क सर, मैं कौन होता हूं सर ये मानने वाला। अच्छा, मेरी राय से इमरान खान साहब तो नहीं चलेंगे। चलो मैं इतना ही कहूँगा कि एक मुल्क के बादशाह ने, मिसाल के तौर पे ये पेन है जिसके चंद टके कीमत है, अगर कोई शख्स मुझे ये तोहफे में दे, और वो भी इतनी हज़ीम मुल्क के बादशाह, तो क्या मैं इतना बेशरम बेगैरत हो सकता हूँ उसको बाजार में बेचूंगा? ठीक है। तोशाखाना का कानून क्या कहते हैं? तोशाखाना का कानून जो रूल्स है वो ये कहते हैं कि आपको इस तरह एंटीक चीज़ें आप बेच नहीं सकते हो, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। दूसरा उसमें ये चीज़ है कि जो खुद इमरान नियाज़ी साहब ने उस कानून को बदल करके 50% 20% से 50 कर दिया, और फिर खुद ही उनकी दजियाँ उड़ा के 20% किया। दूसरा सवाल ये है, आपके अपने सवालात में मौजूद है, क्या सेम डे में ये 2 करोड़ रुपये, इससे पहले ये मिसाल भी मौजूद है 3 घड़ियों का, ये टोटल 58 आइटम की कहानी है, ये तो सिर्फ एक घड़ी आई है।
और हम इस मुश्किल घड़ी में इमरान न्याजी के साथ है, ये तो मैं पहले दिन कहता आ रहा हूँ। अब सवाल ये कि इससे पहले जो 3 घड़ियाँ बेची है वो पहले बाजार में बेची है, उसके बाद तोशाखाना में उसके पैसे जमा किए, चलो उसको भी छोड़िए। आप कहते हैं कानून की गिरफ्त में नहीं है। जो शख्स साकिब और अमीन का सर्टिफिकेट मिला है उसको, उस शख्स के ऊपर क्या आर्टिकल 62-63 नहीं लगता है, जिस शख्स ने अपने उसको डिक्लेयर नहीं किए एसेट्स में, फिर उसके अलावा ये पैसे कहाँ से आ गए ये नहीं पता, और फिर आपने पुरानी दुकान के कोई आज से 5 करोड़ 10 लाख का रसीद बना है। क्या आप में सारी बातें झूठ है, मीडिया झूठ बोल रही है, हम झूठ बोल रहे हैं। एक शख्स ने घड़ी हाथ में लेके दुबई में बैठा हुआ है। और मंसूर अली खान साहब, ये बात भी थोड़ा सा आप तारीख उठा के देख ले, जब इमरान न्याजी साहब की हुकूमत थी, मैंने फरिया बीबी के शो में अब तक टेलीविजन पे इसको ब्रेक किया था। उस वक्त ये आप उठा के ये हुकूमत में थे, आप मुझे बताओ कि उस हुकूमत में, और फराह गोगी भी पाकिस्तान में थी, ब्रेक लेनी है, फराह गोगी भी पाकिस्तान में थी। लेकिन बड़े हालात हैं सर, बड़े अहम सवालात हैं जो सामने आ रहे हैं। खास तौर पे ताड़स साहब ने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि उनके मुताबिक फराह गोगी जो हैं वो जब दुबई गई हैं तो वहाँ से 3 दिन के लिए बाहर भी आई हैं और दुबई के अंदर क़याम हुआ है उनका। लेकिन ये इस पर अतर काज़मी साहब ये कह रहे थे कि स्टोरी के मुताबिक मज़ीद जो इस पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, डेवलपिंग स्टोरी है, तो इस पर ये कहा गया कि नहीं, वो एक्चुअली ट्रांजिट में थी और आगे अमेरिका चली गई थी। अतर काज़मी साहब इमरान खान साहब से मिल के हटे हैं, उनसे मज़ीद पूछते हैं कि और खान साहब ने इस बारे में अपना क्या वर्जन दिया। और ख़ास तौर पर अब हम उस टाइम के अंदर आ गए हैं कि एक अहम तैनाती होने जा रही है और खान साहब भी कल ऐलान करने जा रहे हैं कि वो पिंडी कब पहुँचने वाले हैं। मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ताउला तारड़ साहब ने हमें बताया कि फराह खान साहिबा जो हैं वो जब दुबई गई थी तो 3 दिन के लिए वो एयरपोर्ट से बाहर भी आई हैं, वहाँ पे रुकी हैं। अप्रैल 2019 की ये बात हो रही है, ये ज़हन में रखिएगा। इस नुक्ते को उठाया था अतर काज़मी साहब ने और उन्होंने कहा था कि इससे इस स्टोरी के अंदर जो है वो एक झोल नजर आता है। अतर काज़मी साहब, अब इसके ऊपर क्या कहेंगे? बाय द वे मैं साथ ये भी बता दूं कि ताहिर इमरान साहब जिन्होंने एक्चुअली ये स्टोरी दी है कि फराह गोगी साहिबा जो हैं वो यूएई गई थी लेकिन साथ ही अमेरिका चली गई थी, हम उनको भी लाइन पे लेने की कोशिश करें ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जो है सामने आ जाए। जी अतर साहब, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, मैंने जो बात की वो बिल्कुल क्लियरली ये कह रहा हूं मैं कि जो शख्स ये दावे कर रहा है उसका अपना क्या किरदार है। देखें, जो विटनेस होता है जिसके ऊपर आपने पूरी अमारत खड़ी की हुई है, वो ये कह रहा है $2 मिलियन की मैंने बेची है, ना वो कोई रसीद दिखा रहा है, ना वो कोई बैंकिंग ट्रेल दे रहा है, तो किस तरीके से हम उसकी बात मनोवन मान लें? अगर कोई कानूनी मसाइल हैं तो हुकूमत पाकिस्तान को उमर फारूक की जरूरत तो नहीं है ना, वो तो यहीं पे हुकूमत पाकिस्तान खान साहब के खिलाफ कार्रवाई करे। और एक छोटी सी चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो ये बार बार कहा जाता है कि जी सऊदी खानदान ने, सऊदी अरब ने घड़ी दी और वो बेच दी, वो देखें कितना ये हो गया वो हो गया। भाई शरीफ खानदान ने जद्दा में जो उनको जमीन दी गई वहां पे मिल लगाई, वो मिल बेच दी। भाई इतनी पाक सरजमीन पे आप लोगों ने वो क्यों बेची? वो भी हुदैबिया के मुकाम पे। फिर कहा कि, और वो भी ये कहा कि वो बेच के हमने लंदन में फ्लैट लिए थे और उसकी भी कोई मनी ट्रेल नहीं दिखाई। अच्छा। इसलिए कि मैंने खुद बीबीसी की तरफ से खत लिखा था कि आप ये कह रहे हैं कि वो मिल बेची, ये बेचा, फिर लंदन में 2005 में फ्लैट्स खरीदे, तो कोई दिखा दे मनी ट्रेल, तो वो भी नहीं दिखाया। तो मसला ये है कि मतलब घड़ी पे इनको इतना मसला है, लेकिन जो सऊदी अरब में इनके पास उस पाक सरजमीन पे जमीन का टुकड़ा था वो इन्होंने बेच दिया, उस पे इनको अफसोस नहीं हुआ। ये तारिर साहब क्यों हंस रहे हैं आप? क्यों हंस रहे हैं? क्यों क्या लगा रहे हैं? बड़ा सीरियस सवाल है सर ये। नहीं पता क्यों हंस रहे हैं? आप लोगों की इतनी दिल आजारी हुई कि घड़ी बेचने पे पूरी कौम की दिल आजारी हो गई। सऊदी अरब की जमीन बेच दी आपने, उस पे आपको कुछ नहीं हुआ कि क्यों बेची, रखते अपने पास। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि इमरान खान गन पॉइंट पे खड़ा होकर गन पॉइंट पे गाड़ी लूट लेगा ना, तो ये कहेंगे नहीं नहीं वो लूट नहीं रहा था, वो तो उसकी जेब से गन निकल आई और उसने गलती से कह दिया कि मुझे ये पैसे हवाले कर दो। तोशा खाना का शरीफ खानदान की सऊदिया की फैक्ट्री से कोई कंपैरिजन है? बतौर प्राइवेट सिटीजन फैक्ट्री लगी, बतौर बिजनेसमैन फैक्ट्री लगी, उसका सरकार से क्या ताल्लुक है? क्या वो फैक्ट्री वजीर आजम पाकिस्तान को दी गई थी या पाकिस्तान की सरकार को दी गई थी? वो फैक्ट्री, मैं कहता हूं, आप चले मैं मान लेता हूं, वो फैक्ट्री लगाई, बेची, जो भी किया, वजीर आजम पाकिस्तान या सरकार को वो फैक्ट्री नहीं दी गई थी। काज़मी साहब, लेट्स नॉट कंपेयर ऑरेंजेस विद एप्पल्स। ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इसका जवाब देने दें सर, इधर ही रुके ना। अतर साहब को इसका जवाब देने दें। जवाब जी अतर साहब, बोलिए बोलिए। जी जी,
अच्छा, मैंने उसमें कॉन्टेक्स्ट में बात की थी, जो यहाँ पे ये नुक्ता उठाया गया कि वहाँ की घड़ी थी, उसके ऊपर जनाब खाना काबा की तस्वीर बनी हुई थी, ये इखलाकी तौर पे दुरुस्त नहीं है, कौन बदबख्त होगा जो इस तरह की चीज़ को कोई बेचेगा, तो उस मैंने इखलाकियात पे बात की थी। लेकिन जहाँ तक कानूनी की चीज़ की बात है, देखें अगर तोशा खाना में इमरान खान ने कुछ किया है, कोई जुर्म किया है, उसके ऊपर केस करें, और वो अफसरान जिन्होंने ये सारा मामला किया वो तो अभी भी आपके उधर है ना। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है मंसूर साहब, तोशा खाना के हवाले से एक लॉयर की इस वक्त भी पटिशन मंजूर हुई है। इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ फैसला दिया हुआ है कि तफसील जारी करें तमाम 1947 से, लेकिन कैबिनेट डिवीजन जारी नहीं कर रहा, वो ये हुकूमत जारी नहीं कर रही। तो भाई आप कर दें जारी, बता दें किसने क्या कुछ लिया। तो मसला ये कि ये सिर्फ सियासी मकासद के लिए यूज किया जा रहा है। अगर कानूनी कोई मसाइल होते तो क्या आपका ख्याल है कि अभी तक इन्होंने उमर फारूक साहब का इंतजार करना था कि वो आए और एक टीवी पे बैठ के अपना बयान दें, उसके बाद हुकूमत कुछ करेगी? तो मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ मिल रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ। जब मिल नहीं रहा तो फिर इस तरह की जो है वो कहानियां सामने आती हैं। अच्छा, और ये इसमें सर ये भी जरा मुझे बता दीजिए, मतलब वैसी मेरी नॉलेज के लिए अतर साहब, के आपने ये कहा कि जी ये शख्स जो है जो ये गवाही दे रहा है, जिसके पास ये घड़ी है, उसका कैरेक्टर तो आप देखें, लेकिन सर ऐसे ही गवाही ऐसे शख्स के साथ जो है उसके फवाद चौधरी साहब के जो है वो चैट की सारे स्क्रीनशॉट्स भी आते हैं। फवाद चौधरी साहब को तो कोई एतराज़ नहीं लगता, वो तो भाई भाई करके उसके साथ बात कर रहे हैं, उससे हाथ भी जोड़ रहे हैं, तो वहाँ पर उनको फिर उसका कैरेक्टर नजर नहीं आता सर? नहीं, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता कि उनसे क्या ताल्लुकात हैं। जहाँ तक उस शख्स का ताल्लुक है वो तो पाकिस्तान भी आता रहा, उसके तो यहाँ पे सीनियर मिलिट्री और जो पाकिस्तान जो भी हैं हुकूमत के उस वक्त वज़रा वगैरह थे, उनके साथ भी तस्वीर हैं, दुबई में उसका बिजनेस है, वो सब कुछ है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि एज ए विटनेस जब आप उसको किसी मुकदमे में पेश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप खान साहब के खिलाफ एक मुकदमा लेके आए हैं ना, उसमें जो आपका गवाह है, हम ऐसे शख्स के साथ पाकिस्तानी हुकूमत के कारोबार हम करवा सकते हैं, लेकिन उसकी गवाही नहीं ले सकते। तो देखें वो पिछले दौर में तो उसके ऊपर मुकदमात थे ना, तो इस दौर में जब अक्टूबर के महीने में FIA से उसके सारे मुकदमात ख़त्म करवाए गए, उसके खिलाफ जो रेड वारंट था इंटरपोल का वो भी वापस लिया गया, उल्टा FIA के अफसरान पे उसने बाहर बैठे हुए मुकदमे करवा दिए, और अगले ही महीने वो आ गया मार्केट में कि जनाब मैं आपको बताता हूँ और ये मेरा मुकदमा है खान साहब। मुझे इजाजत दीजिएगा, ताहिर इमरान साहब जिन्होंने ये स्टोरी दी है, जिन्होंने ये स्टोरी दी है फराह गोगी के हवाले से कि वो दुबई में नहीं रुकी थी और आगे चली गई थी, ताहिर इमरान साहब इस वक्त स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर ये जरा क्लियर कीजिएगा, आपकी स्टोरी क्या बताती है, क्या फराह गोगी ने दुबई में क़याम किया था या नहीं किया था? इमरान खान के दौरे हुकूमत में फराह गोगी ने 2 बैनुल-अक़वामी ट्रैवल्स किए, और एक उनमें से 2019 अप्रैल में था, एक 2021 अप्रैल में था। 2019 अप्रैल जिसका दावा उमर फारूक जो कर रहे हैं, उमर फारूक ज़हूर जो है वो कर रहे हैं दावा। अप्रैल 3 को फराह गोगी लाहौर से निकली है इत्तेहाद एयरवेज की फ्लाइट पे, अबू धाबी में उनका ट्रांजिट था, आगे वो अमेरिका गई हैं। ट्रांजिट का टाइम 2 घंटे से थोड़ा सा ऊपर था, इतना ट्रांजिट टाइम ही था। आज बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझे टैग कर करके कह रहे हैं कि वो अबू धाबी से दुबई भी जा सकती थी समथिंग। और दूसरे नंबर पे जो बोर्डिंग पास आपको इशू किया जाता है वो थ्रू आउट जर्नी होता है, उसमें आप ट्रांजिट नहीं ले सकते जो अमेरिका के लिए होता है खास तौर पर। अच्छा, अब वो लॉस एंजलिस गई, वहां से वापस आई 20 तारीख को और वापस पहुंची। ये 20 जो 17 दिन का उनका कयाम है अमेरिका के दौरान, अमेरिका का, उसके अलावा 2019 में उन्होंने कोई बैनुल-अक़वामी सफर नहीं किया। पाकिस्तान का हर शहरी बशमूल मंसूर अली खान, बशमूल ताहिर इमरान, जब भी पाकिस्तान से कदम बाहर रखता है, बेशक वो तोरखम से बाहर रखता है, बेशक वो कराची एयरपोर्ट से बाहर रखता है, बेशक वो तैर के समंदर से बाहर जाता है, उसको कहीं ना कहीं से एग्जिट होना होता है अपने पासपोर्ट के ऊपर, और कहीं ना कहीं उसके पासपोर्ट पे एंट्री लगती है। आप यहाँ पे तो ये दावे कर सकते हैं कि जी मैंने रिश्वत देके चढ़ा दिया और समथिंग, आगे जाके जब उतरेगा तो अगली हुकूमत को आप क्या कहेंगे? तो फरहत जो शहजादी है, फराह गोगी जिनको कहा जाता है, उन्होंने एक सफर किया अप्रैल में। अब मसला ये है कि ये उमर फारूक मंसूर को जिन्होंने भी ये स्टोरी फिट की, उनके इल्म में था, मैंने अपनी स्टोरी में लिखा है कि फराह गोगी अप्रैल में थी। उन्होंने शायद ये ख्याल नहीं किया कि ये सारा पब्लिक डेटा मौजूद है जो कि हम हासिल कर सकते हैं, हम मेरे जैसे कुछ पागल लोग बाहर बैठे हुए हैं। तो हमने इधर ही रुक जाइएगा ताहिर साहब, इधर ही रुक जाइएगा, क्योंकि तारिर साहब इज कंटेस्टिंग दिस स्टोरी। तारिर साहब बताइएगा, अब आपने सुन ली सर सारी बात।
देखिए, मेरे पास जो मालूमात हैं और मैंने कुछ यूएई में भी एक दो लोगों से इस पे बात की है, उसमें ये जो 3 अप्रैल को पाकिस्तान से जाती हैं और 22 अप्रैल को वापस आती हैं, 3rd को उनका डिपार्चर है और 22nd को उनकी वापसी है। इस दौरान 3 से 4 दिन उन्होंने यूएई में क़याम किया है और ये मुझे यूएई में भी सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि वो या तो जाते हुए ट्रांजिट या वापसी पे 2 से 3 दिन का उनका क़याम यूएई के अंदर है। मजीद मालूमात हम इसमें ले रहे हैं, तो जैसे ही मजीद एविडेंस आएगा वो हम आपको दे देंगे इंशाल्लाह। मंसूर एक ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद मजीद इस टॉपिक पे बात कर, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ताहिर इमरान साहब ने बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर हमारे साथ शेयर कर रहे थे, जिसके मुताबिक उनका ये कहना था कि फराह गोगी जो है वो ट्रांजिट में थी दुबई, वो कभी एंटर नहीं हुई हैं और आगे अमेरिका के लिए चली गई। तो इसलिए जो ट्रांजैक्शन जिसके बारे में उमर फारूक की क्लेम करते हैं कि जिसके अंदर मैंने इन्हें $2 मिलियन दिए इस घड़ी के लिए, वो लगता नहीं है कि इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन हुई होगी। कादिर खान मंदोखेल साहब, इस सारे मामले की सर तहकीकात अब किस तरह की जाएंगी? मुत्तहिदा अरब अमारात की हुकूमत से आखिर हेल्प मांगनी चाहिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कि जनाब आप हमें क्लियर करके बताइए क्या फराह गोगी अप्रैल 2019 में दुबई एंटर हुई या नहीं हुई? देखिए, जो नेब कवानीन में हमने तरामीम की है उसके ऊपर पीटीआई ने एतराज़ किया था कि तरामीम ना करे, और उसी नेब आर्डिनेंस में ये है शिक है कि जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाए आपने सबूत आपने देना है। ये सारी कहानी आप एक तरफ रख ले, चाहे तारर साहब की हो, चाहे अतर साहब की हो, चाहे किसी का भी हो। एक शख्स है जिसके हाथ में घड़ी मौजूद है, अब वो कहते हैं मुझे फराह गोगी ने दिया है, तो ये फिर नियाज़ी साहब और इनकी पार्टी ये साबित करे कि नहीं जी बाबा हमने फ़लाँ आदमी को बेचा है, वो जारी बात है कि ज़मीन खा गया है, आसमान निकल गया, वो क्या उसको समझिए ना। तो वो सारी चीज़ जो है ना वो सामने लिया है कि बाबा ये आदमी है, इसको हमने भेजा, ये पैसे दिए, ये रसीद है, ये हमने शो किए, मामला ही ख़त्म हो जाएगा। जो शाह इतनी गोल वोल बात करके, और दोबारा मैं अतर काज़मी मेरे छोटे भाई की तरफ आऊँगा, मेरे भाई जब आप उनके साथ 1.5 घंटा बैठे तो क्या डिस्कस कर रहे थे? इशू तो ये घड़ी का है, तो आप पूछ लेते हैं खान साहब आप ही सबूत दे दें, आप ही बता दें ये सब झूठ है, ये घड़ी है। अव्वल तो ये घड़ी उस आदमी के पास पहुंची कैसी है? तो शाखाना की घड़ी पहले तो ये मानने को तैयार नहीं थे, जब मान गए तो ये बताओ कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, फराह गोगी नहीं गए, टिकट वगैरह वगैरह। अतर साहब ने पूछा है, अतर साहब ने पूछा है सर, पूछा है ना सर आपने इमरान खान साहब से? वो बताना नहीं चाह रहे। जी इस पे काफ़ी देर बात हुई और उन्होंने पूरी डिटेल बताई और सब कुछ बताया, और जो वही डिटेल्स मैंने अपने पहले ही जवाब में आपके साथ शेयर कर दी थी कि उन्होंने कहा कि एफबीआर के अंदर इसका रिकॉर्ड मौजूद है। तारर साहब माशाल्लाह वजीर हैं, मंदोखेल साहब की जमात की हुकूमत है, सुबह एफबीआर से रिकॉर्ड निकलवाए। आप ये उससे पूछ लेते हैं, आप वापस हमें उसी तरह आप बता दे कि उसने किसको घड़ी बेचे, नाम तो बता दे। मुझे जरा 1 मिनट इजाजत दीजिएगा, मुझे ताहिर इमरान साहब, आपकी जो स्टोरी के साथ अगर मैं खड़ा होता हूं, उस वर्जन के साथ खड़ा होता हूं, तो फिर तो यानी उमर फारूक की जो स्टोरी है, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बता रहा है, उसके अंदर एक झोल आता है। सो डू यू थिंक, मैं आपके एनालिसिस इस पे जानना चाहूंगा, डू यू थिंक कि इसके बाद फिर इमरान खान साहब का जो वर्जन है इस घड़ी को लेके, उसमें वेट ज्यादा लगता है? फिर नहीं, देखिए वेटेज की बात नहीं है। जो मेरी स्टोरी है वो बुनियादी तौर पे उमर फारूक के उस स्टेटमेंट को नलिफाई करती है जिसमें वो ये जो पाकिस्तानी मीडिया को बता रहा है कि जी मेरी अप्रैल 2019 में गोगी से मुलाकात हुई और वो सारी स्टोरी कि जी ये हुआ और मैंने जाके ग्राफ को घड़ी चेक करवाई। उसने करवाई होगी, आई डोंट नो, या नहीं करवाई, तो ये हुकूमत का काम है कि चेक करना, लेकिन ये काम उसने दुबई में नहीं किया, 2019 में नहीं किया, अप्रैल में नहीं किया। ये बात स्टैब्लिश्ड है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फराह गोगी ने ट्रांजिट लिया हो। आप मुझे बताएं कि आप लॉस एंजलिस से 11-12 घंटे की फ्लाइट लेके आए हैं, इससे भी लंबी फ्लाइट लेके आए हैं, आपके पास 2 घंटे का ट्रांजिट है, आप पहुंच जाते हैं। सो जो मेरे पास यानी कि डेटा मौजूद है कि फराह गोगी जिस फ्लाइट पे आई, उसके बाद उसका ट्रांजिट कहां से हुआ। फराह गोगी नेवर वेंट टू दुबई इन 2019 एंड इन अप्रैल 2019। ये डेटा प्रूफ करता है, ये मेरा दावा नहीं है, ये किसी का, ये पाकिस्तानी हुकूमत का डेटा है जिसमें हमने उनके जाने और आने की बात की है। तारर साहब आप लोगों का अपना डेटा है। तारर साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। तारर साहब, मैं देखिए, मैं एक तो यूएई के सोर्स ने मुझे कंफर्म किया, दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे पास ये भी इतलात हैं कि जिस बिजनेस टाइकून के प्राइवेट जेट पे गोगी साहिबा दुबई जाती रही हैं, 2019 में उनका इंटरनेशनल ट्रैवल रिकॉर्ड से बढ़ के है।
और वो कैसे मैनेज करते रहे हैं, वो फेडरल गवर्नमेंट उनको मैनेज करके देती रही है। खान साहब खसूसी तौर पे इस पे इन्वॉल्व थे और मैंने एक टास्क दिया है कुछ अफसरान को FIA के, एक और वो इसको देख रहे हैं। ताहिर साहब, सॉरी सर, आई हैव टू क्लोज इट ओवर हियर। कादर खान मंदुखिल साहब आपका भी, अतर काज़मी साहब आपका, और ताहिर इमरान साहब, थैंक यू सो मच, आपने स्पेशली हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।